नमस्कार विद्यार्थियों, क्लासेस के यूट्यूब चैनल आने के लिए आपको धन्यवाद। तो हमने ये देखा कि जो यूरोपी थे वो भारत आ चुके हैं। फ्रेंच आए, डच आए, डैनिश आए, डेन्स आए, इंग्लिश आए। तो जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने सबको हरा दिया। फिर उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। दोनों को लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, बंगाल, अवध, है ना, ये जो रीजन है, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, और इधर एंग्लो मैसूर वॉल लड़के जो साउथ का रीजन है, उसमें एक तरह से अपना कैप्चर कर लिया था। तो एक तरह से अब हम कह सकते हैं जो अंग्रेज थे वो दे वर दी लाइक नॉट अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द बिगेस्ट पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री पावर इन द इंडिया इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो क्योंकि उन लोग पॉलिटिकल मिलिट्री पावर थे, तो 1764 के बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया, उसके बाद से लेके 1857 तक, यानी कि लगभग 100 साल तक उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने अपने हिसाब से एक तरह से कह सकते हैं भारत की सरकार चलाई। अलग अलग लॉर्ड आते रहे, अलग अलग वाइसरॉयज आते रहे, उनको लॉर्ड कहते थे। उन लोग आए और अपने हिसाब से बोले कि आप कैसे हम उनको और कैसे निचोड़ सकते हैं, और कैसे खून का तेल निकाला जा सकता है, और कैसे इनसे हाउ they were thinking to exploit India in many ways. So one of the reason was Lord डलहौजी। तो 1857 का जो पहला हमारे आज़ादी का युद्ध है वो 1857 में 10 मई मेरठ में चालू हुआ। ठीक है, इस पे तो हम आएंगे बाद में, नो इश्यूज। तो हम पहले तो समझते हैं कि चालू क्यों है। पहले तो आप समझ लो कि 100 साल से अंग्रेज राज कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, 100 साल हो गए इनके राज का। आप सोचिए इन लोग कितना ज़्यादा तेल निकाल चुके होंगे। सबसे पहला रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जो लॉर्ड डलहौजी उन्होंने एक नियम निकाला, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब कि अगर आपका लड़का नहीं है, सगा लड़का नहीं है, अगर आप राजा और आपका सगा लड़का नहीं है, अगर आपकी बेटी है या फिर आपने किसी को अडॉप्ट किया है, तो आपका जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों के पास अपने आप चले जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने निकाला। तो इसके वजह से क्या हुआ, सबसे पहले से सतारा का किंगडम कैप्चर किया, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो ये सब किंगडम तो मतलब झांसी को करने, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई बेटा नहीं था। बेटा था इन द सेंस मतलब परिपक्व उम्र में कोई ऐसा राजा झांसी का बनने वाला था नहीं, और उनके हस्बैंड की देहांत हो चुका था रानी लक्ष्मीबाई का। और जो अवध की रानी थी बेगम हजरत महल, उनका भी कोई लड़का था नहीं, मतलब वो खुद महारानी थी। तो बेगम थी, सॉरी, महारानी तो लक्ष्मीबाई थी। तो क्योंकि ये लोग वुमेन इन पावर थे, अंग्रेजों को पसंद था नहीं उनको। खैर वो खुद क्वीन के अंदर काम करते हैं, लेकिन हिपोक्रेसी। तो अंग्रेज बोले कि यार इफ़ यू डोंट हैव दिस सन देन ऑटोमेटिकली योर किंगडम विल बी आर्स किंगडम। उसकी वजह से बहुत सारे छोटे बड़े जितने किंगडम्स थे अंग्रेजों ने कैप्चर करना चालू कर दिया। फिर जो नाना साहब थे कानपुर में, वो बाजीराव पेशवा के अडॉप्टेड सन थे। अब अडॉप्टेड सन यानी कि सगे लड़के नहीं थे, अडॉप्टेड सन थे। तो ऑब्वियसली जो कानपुर का किंगडम है, अवध का जो कानपुर वाला पार्ट है, वो भी किसके अंदर जाएगा, इट विल ऑल्सो गो अंडर द ब्रिटिश। तो बहुत सारे किंगडम्स जो थे वो अंग्रेजों के अंदर जा रहे थे। तो जो भी अंग्रेजों के अंदर जा रहे थे वो किंगडम्स तो लड़ाई करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। सो दिस वॉज द पॉलिटिकल रीजन। इसने एक बहुत बेकार से एक पॉलिसी ले आया, बहुत अजीब सा पॉलिसी ले आया, बहुत एब्सर्ड सा पॉलिसी ले आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव द इकोनॉमिक रीजन। तो इकोनॉमिक रीजन में सब ये समझ लो कि अंग्रेज they put very heavy taxation on everything. Whatever you're buying or whatever you're taking, you have to pay a very heavy taxation. इधर उनकी एक एज दूसरी रेट ट्रेड करने के लिए आपको कस्टम टैक्स देना पड़ता था। फिर उन्होंने क्या करते थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हो चुका था इंग्लैंड में, तो वहाँ पर फैक्ट्रीज डलनी चालू हो चुकी थी। तो एनीथिंग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड वेरी इजीली। ये कपड़ा बनाना है, कोई चीज़ बनाना है, तो फटाफट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर हो सकता था। और वही इंडिया में जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनको हाथ से बुन की चीज़ें बनानी पड़ती है। तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश माल था वो सस्ता था एज़ कम्पेयर टू द इंडियन माल। तो सस्ते माल को बनाकर इंडिया में ही बेचते थे। तो जो इंडिया के जो लोकल मार्केट्स थे वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो लोगों के अंदर एक तरह से गुस्सा था, जो व्यापारी वर्ग था उसके अंदर एक तरह से गुस्सा था कि ये तो हमको व्यापार करने दे ही नहीं रहे, बिजनेस करने दे ही नहीं रहे। तो दिस वॉज द इकोनॉमिक रीजन। एंड देन वी हैव द मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन ये होता था
कि जो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश इंडिया की फ़ौज है उससे पूरे के पूरे जो सिपाही हैं वो तो इंग्लैंड से आते नहीं थे, इंडिया के सिपाहियों को रिक्रूट करते थे। तो रिक्रूट करने के बाद एक उनकी सैलरी बहुत कम, अगर एक ब्रिटिश सिपाही भी है तो भी उसकी सैलरी मान लो अगर 10,000 रुपये है तो इंडियन सिपाही की 1,000 रुपये से भी कम, बहुत बड़ा गैप इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, नंबर वन। नंबर टू, ऑफ शोर पोस्टिंग होती थी क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो लड़ते रहते थे, वो अपने एम्पायर फैला रहे थे, इम्पेरियलिज्म कर रहे थे। तो वो इंडियन सिपाही को ले जा कभी मलेशिया में, कभी यूरोप में, कहीं कहीं वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में ले जाके उनका यूज़ करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो अभी हुआ नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग फॉर द कंटेक्स्ट। तो हिंदू बिलीफ के हिसाब से समुद्र पार करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए सिपाहियों के मन में एक मिलिट्री के अंदर जो सिपाही थे उनके मन में एक डिस्क्रिमिनेशन था, और उनको लगता था कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग विद अस। एंड देन जो सिपाही थे वो प्रमोट नहीं हो सकते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार के रैंक तक ही जा सकते थे, सूबेदार मेजर। आज भी इंडियन आर्मी में है, मतलब वो जेसीओ और एनसीओ ही बन सकते थे, कमीशन ऑफिसर दे कैन नॉट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो वेयर वर वी? हाँ, तो मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन ये था कि आज भी इंडियन आर्मी में सूबेदार जो नॉन ऑफिसर पोस्ट है, तो नॉन ऑफिसर पोस्ट के लिए ही सिपाही जा सकते थे, ऑफिसर वो बन नहीं सकते थे। तो एक बहुत बड़ा मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन था। ये सब चीज़ें तो मतलब डॉर्मेंट चीज़ें हैं, 100 सालों से झेल रहे थे लोग। तो इमीडिएट कॉज था वो था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल एक नई राइफल जो होती है वो ब्रिटिश आर्मी में आई। उस राइफल में ये था, उसका जो कारतूस था, जो कार्टिज था, मतलब उसकी जो गोलियाँ थी, वो गोलियों को राइफल में डालने से पहले उसका एक ऊपर के परत हटाना पड़ता था मुंह से छील के। तो वो जो परत था दैट वाज ऑयल्ड बाय द फैट ऑफ एनिमल्स, एंड इट वाज रूमर्ड, या इट मे बी ट्रू ऑब्वियसली, that it was made from the fat of cows and pigs. Now cows is a sacred animal for Hindus and pigs is the sacred animal for the Muslims, right? तो दोनों को पसंद नहीं आया, ना हिंदूज को ना मुस्लिम्स को। तो दोनों ने मिलकर साथ मिलकर they started the mutiny, Sepoy mutiny as what the Britishers say, but for us it is the first war of independence. So it all started with the leadership of Mangal Pandey. वो लीडर थे नहीं, ही वॉज नॉट दी सुप्रीम लीडर, इनफैक्ट ही वेंट विद द ट्रूप्स टू दी दिल्ली ताकि बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया जा सके, और दिल्ली चलो का नारा भी दिया। सो इट ऑल स्टार्टेड विद मेरठ इन 10 मई 1857। तो अलग अलग एरिया में, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह सेकेंड, बनारस में लियाकत अली खान, कानपुर में नाना साहब और टाटा टोपे, लखनऊ में हजरत महल बेगम जो कि कुछ डॉक्टर और लैब से उसका राज्य जाने वाला था इसलिए वो भी लड़ी, झांसी से खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी महारानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, और अवध के बिहार वाले पार्ट से, अवध के कानपुर वाले पार्ट से टाटा टोपे और बिहार वाले पार्ट से वीर कुंवर सिंह। तो इन लोग अपने अपने फ्रंट में मोर्चा संभाले, अंग्रेजों से बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों से लड़े, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको कर्व कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। उसके दो मुख्य रीज़न थे। पहला तो बहुत सारे इंडिया के अंदर के किंगडम्स इन लोगों का सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सिंधे ऑफ ग्वालियर, जो ज्योतिरादित्य राय सिंध जो भी बीजेपी में है ना, उन्हीं का फैमिली, होलकर ऑफ इंदौर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे, नेपाल, सिंध, ये सब दे नॉट सपोर्टेड दी 1857 रिवॉल्ट। सेकेंड रीजन ये था, कोई डेफिनेट लीडरशिप नहीं था, डेफिनेट लीडरशिप था नहीं। बहादुर शाह जफर हो गए थे बुजुर्ग, तो जब इन लोग उसको राजा घोषित किए तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कों को गर्दन कटवा दिया, और गर्दन कटवाया, और आखिरी मुगल राजा जो बहादुर शाह जफर 2 थे, खत्म, मुगल साम्राज्य भी खत्म। आई बात समझ, मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया गया। तो कोई ऐसा डेफिनेट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बहुत ज़्यादा मिसिंग थी इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट में। तो उसकी वजह से रिवॉल्ट को कर्व कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो महारानी के अंदर, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था, अब महारानी के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो आ गया। अब जो क्वीन है ना, शी विल ऑर्डर दी इवेंट्स इन द इंडिया। तो जो वाइसरॉयज जो बनते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, वाइसरॉय नहीं बनेंगे, अब गवर्नर्स बनेंगे, राइट। एंड देन ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना ली। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इसलिए क्योंकि इस लड़ाई में आप देखिए हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल के दे फॉट द वॉर एंड द इम्पैक्ट वाज टू गुड। हम लोग मतलब बहुत, वी वर जस्ट इंच क्लोजर देन इंडिपेंडेंस। अगर ये जो सिंधिया और होलकर और नेपाल और सिंध अगर दे वुड हैव सपोर्टेड अस, हम लोग अंग्रेजों को हटा देते 1857 में। 1947 में जो हुआ हम 1857 में कर देते, बट
ठीक है. So this happened. This was the 1857 revolt. That's it. These were the important points. A lot more is there to study, but as we are working under the title of complete GS in 20 days, we cannot go beyond the we cannot go beyond the crux. So that is it. Please like, share and subscribe. धन्यवाद.